बहुजन एकता सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित ये आज शहीद भगत सिंह साहब की जन्म तिथि को मनाने के लिए जो समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें आए हुए सबसे पहले ब्रिजेश कटियार जी, अतर सिंह साहब, साजिद साहब, रवि राजपूत साहब, सुनील दिवाकर साहब, डॉक्टर साहब, बलराम सिंह साहब, रणधीर सिंह साहब, शमीम सिद्दीकी साहब, शिशुपाल, सविता साहब, सरदार फतेह बहादुर जो हमारे एमएलए के कैंडिडेट थे चले गए, अजीत आजाद साहब, जितेंद्र नाथ साहब, डॉक्टर बीएल वर्मा साहब और भीम आर्मी जय भीम मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, यहाँ आए हुए तमाम अंबेडकरवादी संविधानवादी लोगों को मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। भगत सिंह साहब की आप जन्म तिथि मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत जरूरी है उनकी जन्मतिथि मनाना। और अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा भी कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले पानी नीचे। सबसे पहले तो मैं भगत सिंह क्या एक व्यक्ति थे या एक सोच थी, इस पे हमें सब सोचना पड़ेगा। और भगत सिंह साहब के अलावा भी, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने ये बात बोली, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां क्या, किसी एक जमीन के टुकड़े को एक हुकूमत से छुड़ाकर दूसरी हुकूमत को दिलवाने के लिए की, ऐसा नहीं था। जो कुर्बानियां भगत सिंह साहब से पहले और भगत सिंह साहब के बाद लोगों ने दी, ना सिर्फ जमीन के इस टुकड़े यानी कि भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से, बल्कि पूरी दुनिया में दी गई जो जितने भी आंदोलन, जितने भी रेवोल्यूशन हुए, वो इंसाफ और बराबरी को कायम करने के लिए हुए। हमेशा हमेशा ज्यादातर बड़े बड़े छोटी मोटी जंगें अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग साम्राज्यों के बीच में होती रही, ये एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े रेवोल्यूशंस आए सारे, वो इंसाफ बराबरी को कायम करने के लिए, क्योंकि पुराना जो निजाम था वो इंसाफ बराबरी कायम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आए। भारत में भी इंसाफ और बराबरी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था अंग्रेजों के राज में। उनसे पहले भी हो रहा था। तो इसीलिए ये आजादी की लड़ाई हुई। भगत सिंह जैसे लोगों का रोल क्या था वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और भगत सिंह जैसे लोगों का रोल हर समाज में हर समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और रहेगा।
तो इसीलिए भगत सिंह एक कॉन्सेप्ट है, सोच है। जब एक जुल्म करने वाला निजाम ऐसा बना लेता है कि लोग उसके सामने आंख उठाने से भी डरने लगते हैं, आवाज उठाने की बात तो दीगर सोचिए, हाथ उठाने की बात तो बिल्कुल ही भूल जाइए। जब आंख उठाने से, सोचने से भी डरने लगते हैं लोग, जब कोई ऐसा जालिम निजाम बन जाता है, और ऐसा निजाम हर जगह हर वक्त बनता आया है, जो इंसानों की हिस्ट्री है, इतिहास है, माजी है, वो इस बात को दिखाता है। हमारे सभी के धर्मों में इसके बारे में लंबे लंबे जिक्र किए गए। तो जब कोई ऐसा टाइम चरम सीमा पे आ जाता है, तो उस समय भगत सिंह की जरूरत होती है, भगत सिंह की सोच की जरूरत होती है, भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि उन मुट्ठी भर लोगों से उनका हिम्मत, उनके हौसले को, उनकी बहादुरी को देख के बाकी सब लोगों को भी हिम्मत आती है कि हाँ, जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी आवाज उठाएं, अपनी अपनी ताकत के साथ, अपने अपने जज्बे के साथ, अपनी अपनी सलाहियत के साथ, जितना भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। वो लड़ने की जो सोच होती है ना, वो मरने नहीं देते ऐसे लोग। इसलिए भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जब जुल्म सबसे ज्यादा हो तो भगत सिंह जैसे लोगों की भी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो उस टाइम में भी जो लोग भगत सिंह जैसे थे, उनकी वजह से बाकी सब लोग अपना आंदोलन कर पा रहे थे, स्वतंत्रता का आंदोलन जो चला पा रहे थे, जेलों में जाने की हिम्मत कर पा रहे थे। ये होता है भगत सिंह जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट। आज जो पूरे देश में, हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में, एक मनुवादी मानसिकता के लोगों ने और जायनिस्ट ताकतों ने जो एक गठजोड़ बना लिया है, उसके खिलाफ भगत सिंह जैसा काम फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं आज। ये समझने की बात है, बहुत जरूरी। कितने भी जुल्म, ज्यादती, बमबारी कुछ हो रही है, लेकिन वो लोग झंडा उठाए हुए लड़ते जा रहे हैं इंसाफ और बराबरी की खातिर। कोई एक वो आजाद मुल्क बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो भगत सिंह ने लड़ाई उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, उसी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी तरह का बिहेवियर उन लोगों का है। भगत सिंह साहब ने क्या लिखा था अंग्रेजों को जब फांसी दे दी थी? दो लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जिनके बारे में कंपेयर करके जिक्र होता है। एक का नाम जबरदस्ती वीर लिखा जाता है, बार बार कह के। अपने नाम के आगे कोई खुद ही वीर लगाने लगे तो आप लोग सोच सकते हैं कि बताने की जरूरत पड़ रही है। इन्हें भी वीर मानो, वीर हैं भैया, मेहरबानी करके इनको वीर मानो। और भगत सिंह के आगे कभी वीर लगाने की जरूरत पड़ी किसी को? पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो तो वो है, लिबादा नहीं होना ना झूठा। तो ये दो लोगों के बारे में चिट्ठियां लिखी जाती है। एक तो ऐसी शायरी लिखी हुई है कि बस एक बार माफ कर दो, इसके बाद तो मैं आपके पैर जो है वो कभी जबान के अलावा आपके जूते भी साफ किया करूंगा। एक जबान ये थी कि सिर्फ मैं आपके चरणों की धूल बनना चाहता हूं, उसका मौका दे दूंगा जन्म जन्मांतर तक। एक वो सोच थी। वो सोच बज़ाहिर ताकतवर हो सकती है, पैसे कमा सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन वो लोगों के दिल के अंदर की इज्जत हासिल नहीं कर सकते। जो भगत सिंह साहब की चिट्ठी थी वो ये थी, सिर्फ ये थी कि हमें, क्योंकि हम फौजी हैं, हम अंग्रेज फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी इतनी इज्जत रखी जाए। हमें सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें जो मौत की सजा दी गई है वो हमें गोली मार के दी जाए जैसे फौजियों को दी जाती है। यही फर्क है। इसीलिए भगत सिंह साहब को याद करते टाइम सबके दिलों में इज्जत भर जाती है। और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करके लोग मुंह दिखाने के लिए तो बोल देते हैं कि हाँ जी वीर, क्योंकि नाम ही रख लिया वीर, लेकिन इज्जत नहीं करते, कर ही नहीं सकते।
जबरदस्ती, जो लोग उनको वीर कहते हैं और कहलवाते हैं वो भी उनकी इज्जत नहीं करते, उनका वो सिर्फ एक इस्तेमाल करते हैं। ये है फर्क दोनों में। तो इसीलिए ऐसे लोगों की इज्जत होती है और ऐसे लोगों से सीखते भी हैं लोग। और भगत सिंह साहब कोई सिर्फ बहादुरी आदमी नहीं थे, वो बहुत समझदार भी थे और अपने फैमिली बैकग्राउंड के खिलाफ जाकर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी बैकग्राउंड बताया भी जा रहा था, डॉक्टर साहब ने खास तौर पे बताया। उन्होंने क्या कहा कि हमें ये गोरे रंग के अंग्रेजों को हटा के जो ब्राउन रंग के अंग्रेज हैं उनको नहीं लाना है, वरना कोई आजादी का मतलब नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था उनका कि इस निजाम को बदलना है। तो भगत सिंह साहब जैसे लोगों की जो दिल की आवाज थी उसको अमली जामा किसने पहुंचाया? मैं वहीं आ रहा हूं। वो पहुंचाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर। आज हम लोग जो हिंसा का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे हैं, वो क्यों? हम हर जगह क्यों बोलते हैं? मैं क्यों बोलता हूं बार बार हर जगह कि बिल्कुल भी हिंसा हमारे किसी प्रोग्राम में हो ही नहीं सकती और हम कर ही नहीं सकते बहुजन। क्यों बोलता हूं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेहनत करके हमें ये संविधान दे दिया है और ये संविधान खतरे में है। मैं ये 10 साल पहले से बोल रहा हूं। अब सब लोगों ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में वो सोच ला रही है जो सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति के रूप में जलाई थी और उसकी जगह पे ये संविधान लाके देश को दिया था अपने मुट्ठी भर साथियों की मदद से। हालांकि इससे भी बेहतर संविधान है। तो ये लड़ाई ही दो लोगों के बीच में है इस वक्त देश में, अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में लड़ाई है। ये बात आप समझ लें, बाकी कोई लड़ाई है ही नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज है ना, आरएसएस और बीजेपी की, वो सब इस बात को महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब की फोटो और इस संविधान की किताब को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसकी बजाय बाबा साहब की फोटो, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बाबा साहब की फोटो और ये संविधान की किताब की बजाय आज जो भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई है और कोई वजह नहीं है। हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस के लोग हर बेईमानी, लूट, खसोट, डकैती मार कर भी इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल करके भी जितनी भी सीटें आई हैं इनकी, वो सब उसके माध्यम से आई हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की फोटो और संविधान की रक्षा की जो शपथ ये लोग ले रहे थे अपोजिशन पार्टीज वाले, उसकी वजह से लोगों ने ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को हराया बल्कि ईवीएम को भी हराया। लाठियां खाई लोगों ने पुलिस की मार सहन की, लोगों ने वोटर लिस्ट जो काट के कम कर दी थी हमारे लोगों की, उसको भी कॉम्पेंसेट किया और भारतीय जनता पार्टी को रोका। क्यों? क्योंकि लोगों को आपने ये समझाया कि संविधान खतरे में है। तो ये जो सीटें आई हैं ये संविधान के बचाने के लिए सीटें आई हैं और किसी वजह से कोई खूबी, कोई खूबसूरती सिवाय 1-2 लीडर्स को छोड़ के मुझे ऑपोजिशन के लीडर्स में नजर नहीं आ रही है कि लोग उनको इतनी सीटें भी देते। अब मैं ऑपोजिशन के रोल पे आता हूं। ये प्रधानमंत्री, हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए और जिसका मुझे एडवाइजर बनाया गया है, आपके संगठन के माध्यम से भी लोगों को क्या सिखाते हैं?
संविधान, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, हमारी हर समस्या का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथी इस संविधान में दे गए हैं। ऑपोजिशन क्या कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी नौकर है ना, उसी के बराबर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो नरेंद्र मोदी जी का स्टेचर है वही राहुल गांधी जी का भी है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब होता है वो जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जिन लोगों ने वोट दिए उन सब की आवाज है। और प्रधानमंत्री तो एक नौकरी कर रहे हैं ना, उसी तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक नौकरी कर रहे हैं। यहां अखिलेश साहब है, वो भी आप सब लोगों के नौकर हैं, मायावती जी आप सबकी नौकर है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी नौकर हैं आपके, और मैं भी नौकर हूं, क्योंकि वकीलों की भी ताकत, जैसे ही मैं बैंड पहनता हूं ना मैं भी नौकर बन जाता हूं, जज भी आपके नौकर है, वकील भी नौकर क्यों है, क्योंकि हमें भी बैंड पहनने के बाद अदालत में एक संविधान की ताकत आ जाती है, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन जाते हैं। इसलिए वकील भी देश की जनता के नौकर होते हैं और मैं भी देश की जनता का नौकर। तो ये जो ऑपोजिशन के नौकर है ना, जिनको ऑपोजिशन का रोल इसी संविधान ने दिया, जो सत्ता में है आरएसएस और बीजेपी के लोग, उनसे देखिए मेरी कोई उनसे खास वो नहीं है, मतलब लड़ाई नहीं है उनसे, मेरी ज्यादा कोई खास लड़ाई नहीं है, वो तो चोर है, बेईमान है, उनसे हमें बात ही क्यों करनी है। शिकायत हमें है जो लोग चोर ना होने का दावा करते हैं कि वो इन चोरों से हमारी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे, इन चोरों को चोरी करने से क्यों नहीं रोक पा रहे, ये है महत्वपूर्ण बात। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो चोर किसी भी वजह से एक बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे आ गए हैं और अपनी संवैधानिक शपथ को नहीं पालन कर रहे, जिसका चोरी, बेईमानी, नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो बाबा साहब के संविधान ने पुलिस बनाई है, हमारी ऑपोजिशन, वो क्यों ठीक से काम नहीं कर रही, उनको भी लगाम कसने का काम देश की जनता जो कि देश की मालिक है उसे करना पड़ेगा। यही संविधान सिखाने की और सीखने की जरूरत है, यही संविधान को सच्चे रूप से बचाने की असली कार्रवाई होगी, बाकी सब जबानी जमा खर्च है। ये बहुजन एकता की बहुत बात होती है, हमारे बड़े से बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी, और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता क्यों नहीं हो रही? मैं आज ये भी आपके सामने 2 मिनट में, 3 मिनट में और रखना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूं। एकता इसलिए नहीं हो रही कि हम अपने लीडर ठीक से नहीं चुन पा रहे हैं। अपने आप एकता हो जाएगी। और आज ये सबसे अच्छा दिन है एक बहादुर आदमी के टाइम पे, बहादुर आदमी के दिन पे बताने का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, वो बात ज्यादा बताई नहीं आती है, पढ़ाई में भी नहीं आती है। सड़क पे रह के लाठी गोली खाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन। महाड़ आंदोलन क्या था? आपको लग रहा था कि वहां तालाब पे जाएंगे और ऐसे पानी उठा के और बस कोई दिक्कत नहीं है। हथियारों की, हथियारबंद लोगों की फौज लगी हुई थी सारी। तो उसी तरीके से भगत सिंह। तो लीडर चुनने में गलती करोगे, बाबा साहब को चुना आप लोगों ने और हम लोगों ने। और मैं मुस्लिम समाज के लिए इस बात के लिए तारीफ करता हूं, हालांकि मैं जो मुसलमान नामों के राजा थे हमारे देश में, उनकी गलती मनुवाद को कायम रखने में सबसे बड़ी मानता हूं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि अगर बाबर या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर एक फरमान जारी कर देते कि आज से छुआछूत खत्म, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया था कि वो उसके बाद छुआछूत का नाम ले लेता, इतनी ताकत थी इन लोगों के पास। और ये नहीं किया, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारे यहां ना कर्मों का भी हिसाब किताब माना जाता है, हर आदमी के
दोनों कंधों पे एक फरिश्ते बैठे हैं, वो हिसाब किताब करते हैं अच्छे कामों का और बुरे कामों का। हम क्योंकि उन लोगों के वंशज हैं, उन लोगों के धर्म के मानने वाले हैं, आज जो ये हमारा हाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा नाजायज नाइंसाफी जो कि इस्लाम के सीधे सीधे खिलाफ थी, उसको खत्म करने के लिए एक फरमान जारी नहीं किया। तो लेकिन उसका थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम ठीक करने की, और हमारे बुजुर्गों ने जो अभी बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की बनाने की सभा में भेज के, वरना मनुवादी नहीं जाने देते उन्हें, थोड़ा बहुत उस जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का काम किया है। इसी वजह से मुस्लिम समाज का मैं खास तौर पे धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि बाबा साहब को संविधान बनाने वाली सभा में भेजने के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और जो संविधान के मानने वाले नहीं थे, जो मनुवाद के मानने वाले थे, उस समय अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता तो देश के टुकड़े ना होते, ये बात सबको पता थी। मुसलमान तो इन्हें अपनी एक सीट काट के भेज रहे थे, लॉजिक से बता रहा हूं मैं आपको, अपनी घर की एक सीट छोड़कर इन्हें भेज रहे थे अंदर, तो मुसलमान तो रेडी थे ना इनके लिए, और 35% मुसलमान थे तब। तो अगर सिर्फ हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस जिनकी बाबा साहब बात करते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस की तरह जिनके लिए हम सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, वही बाबा साहब को अगर बनाना चाहती थी तो हम तो 55% से ज्यादा तब भी थे ना, 60% के आसपास तब थे। लेकिन देश के टुकड़े करा दिए, बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और हमारे लोगों की कमी यह थी कि हमने बाबा साहब को उतना बड़ा नेता नहीं माना जितना उनकी जिंदगी में उन्हें माना जाना चाहिए। यही है तोड़। जिसने ड्रामा किया वो नेता, जिसको टेलीविजन ने दिखाया वो नेता, जिसने बड़े बड़े इमोशनल भाषण देके आपको बेवकूफ बनाया वो नेता। हो गया इलाज। अब टेस्ट क्या है, ठीक कैसे होगा? जितनी बात जो बोल रहा है, जो बड़ी बड़ी लच्छेदार आपको रुला देने वाले भाषण देते ना लोग, आके तालियां बजवा लेते हैं इतनी के बस आपके हाथों में ही मतलब लाल हो जाते हैं हाथ, इतनी तालियां बजवा लेते हैं। नेता वही है जो कम से कम, भाई आप ही लोग तय कर दो, 100 बोले तो 5 तो करे, ये बहुत कम हो गया है, थोड़ा ज्यादा करूं, 10% करे, 5% तो करे, वरना वो नेता नहीं है, बेईमान। हो गया फैसला, हाथ उठा के फैसला होगा इस बात में। यहां बीच का रास्ता नहीं है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई हो रही है, या तो नेता या दलाल, बीच में यहां कुछ नहीं होना चाहिए। यही है, फिर एकता हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, और ये सबसे पूछो, और जब मैं बात कह रहा हूं ना, कितनी आपने थोड़े बहुत लोगों ने ताली बजाई है, ज्यादा ने नहीं बजाई, तो अब सबसे पहले मुझसे पूछोगी कि आप ये जो लंबी लंबी बातें कर रहे हो, इसमें से आपने क्या 5% 10% कुछ किया? अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं, किसी भी नेता को, अभिनेता को स्पीच देके निकलने मत दो। अब रुक जाओ जी, आपने इतना लंबा भाषण दिया, हम लोगों के हाथ देखो लाल हो गए ताली बजा बजा के, अब आप ये बताओ इसमें से आपने किया क्या क्या आज? और वो तोलना होना चाहिए, आपने एक इशू उठाया, उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया, नहीं तो आप नेता नहीं हो, दूसरे वाला शब्द तैयार है। मैं आपसे ये फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आज, हर आदमी से सवाल करना सीखो, कोई संविधान से बड़ा नहीं है। जब हम मोदी जी से सवाल करते हैं तो अपने लोगों से भी सवाल करना चाहिए, किसी को बेलगाम नहीं छोड़ो। मसले का हल ये होगा, मैंने बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के ये फॉर्मूला निकाला है। मैं चाहूंगा, और मैं इसका ऐलान भी आज यहीं से कर रहा हूं, भगत सिंह जी के जन्मदिन के। और एक गुजारिश और है, एक हाथरस की बच्ची का केस है आपके इसी उत्तर प्रदेश में, वो हम सब बहुजनों के माथे पे कलंक है। उसके कातिल 3 बाहर आ चुके हैं।
ये सरकार योगी जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार, ये उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े डीजीपी से लेके जो आज के डीजीपी है ना, क्या नाम है उनका, कोई है प्रशांत, हाँ प्रशांत, और जो एक वो सुपर कॉप है जो अभी अमिताभ यश, ये सब लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें, उस घटना में। जब वो घटना हो गई, उस बच्ची की लाश जलाने में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है सब। और ये हमारे माथे के ऊपर कलंक है, जिस कलंक को मिटाना है। यहां तक कि परिवार वालों ने मुझे दिखाया कि जो वकील उनके साथ थी, जो हमारे ही लोगों ने वकील दी उन्हें, उसने भी गद्दारी की और वो जाके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गई है। और ये हम लोगों को अगर नींद आती है उसके बाद, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर कमी है। तो मैं आज आप सब लोगों से वादा लेके जाना चाहता हूं यहां कि आपका जो संगठन है, सबसे ऊपर जो आपका एजिटेशन होना चाहिए, जहां जहां जैसे जैसे होना है वो आप लोग तय करें। ये जो हाथरस की बच्ची के साथ जो हुआ है, उसको इंसाफ दिलाने का, उसके परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है अभी तक हाथरस में, ये हम सबके माथे पे कलंक है। ये कीचड़ पुती हुई हमारे सबके माथे पे, इस कीचड़ को उतारने का काम आप सब लोग वादा करो मुझसे करोगे, जब भी आपका ये मुझे यहां बुलाना और आप सब लोगों का यहां आना सफल है, वरना ये बेकार है ये प्रोग्राम करना, और भगत सिंह जी के नाम पे भी बिल्कुल बेकार। उस परिवार ने उस बच्ची की अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं की हैं। और कुछ सुनना है आपको, उनके बच्चों को पढ़ाई की जगह नहीं है। और कुछ सुनना है आपको, कैसे जाएंगे, बंदी है वो, सुरक्षा दे रखी है ना, यही तो गड़बड़ हुई है। जा नहीं सकते, कहां जाएंगे, सीआरपी की गार्ड लेके जाएगा स्कूल बच्चा। रीलोकेट करने का बाबा साहब के संविधान के कानून जो बने ना तहत, रीलोकेट करने का प्रावधान है। प्रावधान यह कि उस क्षेत्र से, जो उस गांव से सारे वो लोग, उनकी सारे परिवार जिन्होंने प्रताड़ना की थी, उनको बाहर जाना होता है, या फिर रीलोकेशन होती है उस परिवार की जो पीड़ित परिवार है। तो ये सरकार पूरी ताकत लगा रही है, और अब ये एप्लीकेशन लगाई है कि सीआरपीएफ की भी घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात की थी, ये कानून उसमें, ये जज उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में जज साहब का। और उसके बाद उनके वकील आके कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो जुमला बोला था, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। ये झूठ मुख्यमंत्री जी ने बोला था उस परिवार से, और वो किस मुंह से आप लोगों को शक्ल दिखाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो संघर्ष, और फिर मुझसे ये लोग कहते हैं एकता कैसे होगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा मुस्लिम समाज से कि यह हाथरस का केस की जिम्मेदारी हमारा मुस्लिम समाज ले, वो आगे लेके आंदोलन करे, वो लाठी खाए, वो गोली खाए, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन हैं वो उनके पीछे रहे सेकंड लाइन में। ये मेरी गुजारिश है, तभी एकता आएगी, वरना एकता वाली आने वाली नहीं। और इसी तरीके से अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म होगा तो हमसे आगे हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई रहेंगे, हम सेकंड लाइन पे रहेंगे। तो करके दिखाओ कि हाथरस की बच्ची के परिवार को और उसको न्याय। बनते जी यहां बैठे हैं, हमारा मॉडल ये है, हम ऐसे पूरा उत्तर प्रदेश बंद करा के मुस्लिम समाज हाथरस की बच्ची को उसका इंसाफ दिलाएगा। ये मॉडल हम तय करें, ताकि अगली बार जब मुसलमानों के साथ कुछ हो तो शेड्यूल कास्ट समाज वो उसका जवाब दे के रुको, हम तुम्हें हराएंगे, हम उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कंपटीशन हमारे बीच में आएगा, तभी एकता बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और उसके लिए चारा जो है ना, हमें रोज मिलना है, चिंता मत करो। मनुवादी रोज आपको भी, हमें भी, सब SC ST माइनॉरिटीज जितनी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं और OBC की पिटाई रोज करेंगे। तो ये मौके तो हमारे पास रोज आने हैं, इसमें कोई मौके की कमी नहीं होनी। इस कंपटीशन में अभी कुछ समय तक तो बिल्कुल कमी नहीं आने वाली। जब हम इन्हें हरा लेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ओरिजिनल पॉलिसी थी, जिसको काशीराम जी ने आगे किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब तक वो सरकार नहीं आ जाएगी तब तक हमें इस तरह के मौके रोज मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे।
तो करो कंपटीशन कि हम तुमसे आगे रहेंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, तुम्हारे समाज को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा समाज तुमसे ज्यादा संघर्ष करेगा। यह कंपटीशन होना चाहिए। बस मुझे इतनी ही बात आप लोगों से कहनी थी। फॉर्मूला भी मैंने बना दिया है। कोई सवाल मुझसे कुछ पूछना चाहता हो 5% और 10% के बारे में तो पूछ ले जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे फिर जाना है, मेरी फ्लाइट है और एक प्रोग्राम मुझे लखनऊ में अभी चल रहा है, वो भी अटेंड करना है। तो 5% वाला एक तो मैंने बता ही दिया। मैं मनीषा, ये जो सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, हाथरस की बच्ची का केस कर रहा हूँ, उन्नाव की बच्ची का केस कर रहा हूँ, और जो रामपुर में एक बच्चे को एसडीएम ने गोली मरवाई थी वो भी केस मैं कर रहा हूँ। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। हाथरस का केस मैं लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तीनों जगह कर रहा हूं। और भी मेरे पास सैकड़ों केस हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि मैं दिन रात कर रहा हूं, और मैं उसके लिए सड़क पे भी उतरता हूं। वो भी मैं आपको लोगों को पता ही है। आपने लाठी खाते हुए, पुलिस से अरेस्ट होते हुए किसी, अगर सुप्रीम कोर्ट के मेरे स्टेचर के लॉयर को कभी देखा हो तो मुझे बता दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मैं जो कह रहा हूं उससे 5-10% से ज्यादा कहता हूं, इसीलिए मैं ये बात कहने का हकदार हूं। वरना कोई लेक्चर देने के लिए कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, हमारा कोई नेता वो नेता ही नहीं है जो सिर्फ झूठ बोल के हमसे मोदी जी की तरह चला जाता है, योगी जी की तरह चला जाता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अल्लाह हाफिज।